जो हुआ वो बहुत ही शॉकिंग और डिस्टर्बिंग था, जो नहीं होना चाहिए था। वी होप हमारी बहन को, इस देश की बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और कल्प्रिट्स को कड़ी से कड़ी सजा। कोलकाता में 31 ईयर्स ओल्ड ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर के ब्रूटल रेप और मर्डर ने एक बार फिर से पूरे देश को निर्भया केस के जैसे झकझोर के रख दिया है। इस आउटरेज के बीच में इस तरह की हेडलाइंस पढ़कर हर एक भारतीय का खून खौलता है कि देश में हीनियस क्राइम्स और रेप मर्डर्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रेप कन्विक्ट्स को पेरोल मिल रही है। दे डोंट डिजर्व दिस एट ऑल। इस समय हर कोई ऐसा ही सोचेगा, है ना? करेक्शन, हर कोई नहीं। ये सिर्फ वही सोच रहे हैं जो मीडिया के स्मोक स्क्रीन से चकमा खा गए हैं। इस समय लोगों को भिड़ाने के लिए दो ऐसे मुद्दों को जोड़ा जा रहा है जो देखने में कनेक्टेड लगते हुए भी एकदम स्टार्क कॉन्ट्रास्ट करते हैं। कोलकाता केस में लड़की की डेड बॉडी मिली, उसकी आंखों से, उसके मुंह से और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी इंजर्ड थी, उसकी नेक, उसके हाथ, उसके कॉलर बोन, उसकी लेग सब इंजर्ड था। वहीं आश्रम बापू के केस में लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में लड़की की बॉडी पर एक भी स्क्रैच रिपोर्ट नहीं हुआ था, हाइमन इंटैक्ट था। डॉक्टर्स ने कहा कि कोई भी सेक्सुअल और फिजिकल असॉल्ट के साइन रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। आश्रम बापू को लड़की की मेडिकल रिपोर्ट से ही क्लीन चिट मिल गई थी। कोलकाता केस में लड़की की डेड बॉडी उसके पेरेंट्स को 3 घंटे बाद मिलती है। हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। वहीं आश्रम बापू के केस में लड़की हंसते खेलते सेफ एंड साउंड अपने पेरेंट्स के साथ जोधपुर आती है। अपने पेरेंट्स के साथ ही आश्रम बापू से मिलती है। जोधपुर से वो जयपुर जाती है, जयपुर से वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से फिर अपने घर शाहजहांपुर जाते हैं और फिर सो कॉल घटना के 5 दिन बाद दिल्ली में आके देर रात को 0 FIR करते हैं। कोलकाता केस में एक्यूज्ड की सीरियल ऑफेंडर, डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट की हिस्ट्री है। आश्रम बापू की हिस्ट्री लाखों लोगों की घर वापसी कराना, इलेजिटिमेट कन्वर्जन की दुकान बंद करना, विमेन एम्पावरमेंट करना, डी एडिक्शन कैंपेन्स चलाना, ट्राइबल और गरीब एरिया में जाके बेसिक एम्यूनिटीज देना और करोड़ों लोगों को स्पिरिचुअली अवेकन करना। कोलकाता केस में एविडेंटली ये रेप और कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, लेकिन फिर भी उसे सुसाइड बताने की कोशिश की गई। वहीं आश्रम बापू के केस में ना ही FIR में रेप था, ना ही मेडिकल रिपोर्ट में। तो ये कह रहे हैं, आप FIR भी देख लें, FIR में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। फिर भी उसे देश का सबसे बड़ा रेप केस बताकर मीडिया ट्रायल्स के प्रेशर के चलते आश्रम बापू को वर्डिक्ट आने से पहले ही रेपिस्ट बता दिया और इसी मीडिया ट्रायल के प्रेशर के चलते आश्रम बापू का कन्विक्शन भी हुआ था। इस बात का क्या प्रूफ है? 600 एडवोकेट्स ने इंक्लूडिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने CGI को लिखा है कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए मीडिया का यूज करके कोर्ट के जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जाए। कोलकाता केस में डॉक्टर की हालत और रिपोर्ट से ये क्लेम किया जा रहा है ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, ये गैंग रेप है। फिर भी इस हीनियस क्राइम को सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई। वहीं आश्रम बापू के केस में कोर्ट ने अपने जजमेंट में ही ये बात साफ कर दी है कि एक्यूज के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। आश्रम बापू को सजा सिर्फ लड़की के बयान के बेसिस पर दी गई। And the bad news just keeps on coming, doesn't it? Here's more breaking news coming in. Rape convict Godman Asaram Bapu has also got parole now. 12 साल में आश्रम बापू को पहली बार ट्रीटमेंट के लिए 7 दिन की पेरोल मिली है। हार्ट एलिमेंट्स का तो बोला, पर ये इलैबोरेट करना भूल गए कि मल्टीपल हार्ट ब्लॉकेजेस हैव लेड टू मल्टीपल हार्ट अटैक्स। और वो ये भी मेंशन करना भूल गए कि कोरोना टाइम में जब जेल्स कोविड हॉटस्पॉट बन गए थे, तब काफी कैदियों को छोड़ा गया था, स्पेशली हाई रिस्क कैदी जो 60 ईयर्स और अबव एज के थे। तब भी उस समय भी 85 ईयर ओल्ड आश्रम बापू को बेल नहीं मिली थी, उनको जेल में ही रखा गया था। इतना ही नहीं, जब सीवियर कोविड की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनका हीमोग्लोबिन 3.7 ड्रॉप हो गया था, तो भी उन्हें बेल नहीं मिली थी। उन्हें ICU से सीधा उसी जेल भेज दिया था जहाँ पे वो कोरोना इन्फेक्टेड हुए। लड़खड़ाते स्वास्थ्य में 87 ईयर ओल्ड आश्रम बापू को 12 साल में पहली बार ट्रीटमेंट के लिए 7 दिन की पेरोल मिली है, लेकिन उसे नेगेटिव लाइट में लाना मीडिया के लिए कितना जरूरी था। और ये भी कहा गया कि आश्रम बापू जैसे पावरफुल इंडिविजुअल्स कैन इन्फ्लुएंस द लीगल सिस्टम फॉर देयर पर्सनल गेन्स। I mean, सीरियसली अगर ऐसा होता तो क्या 12 साल तक आश्रम बापू जेल में होते?
लेकिन इतना मीडिया मैनिपुलेशन आखिर किसके इशारे पर? मैं लड़की होने के साथ साथ एक जागरूक नागरिक भी हूँ जो सही को सही और गलत को गलत बताने से नहीं डरती। हमारे देश में ही आपको ऐसे कई केसेस मिल जाएंगे जिसमें खूंखार क्रिमिनल्स खुले घूम रहे हैं। 13 बार रेप करने वाले को एक्विटल मिलता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में पॉक्सो के तहत कार्रवाई चल रही है। ऐसे क्रिमिनल्स खुलेआम घूमते हैं। ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ तो मीडिया कभी नेगेटिव माहौल नहीं बनाता, लेकिन हाँ, जिन्होंने हिंदू संस्कृति की रक्षा की है, हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनने से बचाया है, ऐसे महान संत के खिलाफ मीडिया तुरंत ही मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देता है और नेगेटिव माहौल बनाने लगता है। मीडिया लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड इन मैनिपुलेटिंग आवर माइंड्स व्हेन इट कम्स टू हिंदू सेंस। हमारे देश में सच बोलना, लड़की होना और हिंदू संस्कृति रक्षक संत होना कर्स है, क्योंकि ये तीनों ही हमारे देश के सोशल फैब्रिक को मजबूत करते हैं और ये तीनों ही इस देश में अनसेफ हैं और ये शर्मसार। आशाराम बापू के केस में तह तक जाने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि उनका कन्विक्शन और मीडिया डिफेमेशन एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। आशाराम बापू कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करने के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गए हैं।